हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज है हमारा डे 3। एक्चुअल में आज हमारा होना चाहिए था आई थिंक डे 10, बट प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। आई नो कि मैंने लास्ट 8 डेज से वीडियोस नहीं डाली हैं, बट आज मेरा ऑफ है। आज और कल में सारी वीडियोस आ जाएंगी। प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। क्वेश्चंस रेडी हैं एकदम सारे। आई थिंक मेरे पास अराउंड 1200 to 1300 क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ डोंट वरी। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज की डेट तक पहुँच जाऊँ, यानी आज डेट 10 है, इसके अकॉर्डिंगली। हाँ, बट मैं इंडिविजुअल करके वीडियोस डालूँगी ताकि 50-50 आपके लिए भी ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे अभी 50 डाले, फिर आधे एक घंटे में 50 डाले, ऐसे ऐसे करके देन आप आराम से उनको एक प्लेलिस्ट की तरह वॉच कर सकते हो। और एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका नेम ही है ADU, UKSSC ADU एग्ज़ाम। आप वहाँ पे देखो, वहाँ पे 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डली हुई हैं, मतलब 100 MCQs ऑलरेडी डले हुए हैं। लेट मी नो कि आपने वो देखे हैं कि नहीं देखे हैं। और डे 3 के टारगेट्स हैं कुछ ऐसे, ठीक है। देखो, अब आप पैरेलली चल सकते हो। कल से डे 11 स्टार्ट हो जाएगा ना, तो डे 11 के साथ जो डे 1 था ना, उसका आप रिवीजन कर सकते हो, और अगर आपने नहीं करा है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। तो हमारे डे 3 के टारगेट्स हैं, और ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। कुछ नहीं छूटने वाला, कुछ भी नहीं। पहला है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये बेसिक है, आपने सबने पढ़ा होगा, आई थिंक अभी तक तो पढ़ लिया होगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, और नीति आयोग के बारे में भी इसमें UKSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी क्वेश्चंस आए थे। देन वी हैव लेटेस्ट यूनियन एंड उत्तराखंड बजट। फिर उसके बाद एक ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर प्राइजेस, है ना, एंड पॉलिसीज़। ये वाली चीज़ पढ़नी है। अब हम आ जाते हैं उस चीज़ पे जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी होने वाले हैं हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन पहले अपलोडेड हैं, इससे पहले वाली डे 1 और डे 2 में। आज है डे 3, तो हम 101 से 150 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे, और इनके आंसर्स भी हैं। तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट कि आंसर्स कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पढ़ सकते हो इनको, क्योंकि 5-5 एक बारी में स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो आई थिंक इट विल हेल्प यू, राइट। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया। ये तो सबको पता है, RBI ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करता है हमारी कंट्री में, है ना, जो बेसिकली फॉर्मुलेट करता है इंस्टीट्यूशन पॉलिसीज़ को, राइट। फिर है 102, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज रेपो रेट सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिटी के टर्म्स में रेपो रेट आपको क्या शो करता है, रेपो रेट से आप क्या ही समझते हो। तो इसका आंसर है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द RBI। द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पूरी कंट्री को ये मॉनिटर करता है, ठीक है। मॉनिटरी टर्म्स में मैनेज करता है काइंड ऑफ। रेपो रेट को आप मॉनिटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझते हो, हम ऐसे समझते हैं, रेपो रेट कुछ नहीं है, सिंपली वो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक RBI से पैसा लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच RBI बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब क्या कर रहा है, RBI बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से। नाउ वी हैव व्हाट इज CRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट केप्ट विद RBI। देखो, अगर आपको किसी से लोन लेना है तो आपको उसको सम परसेंटेज तो देना, कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा ना सिक्योरिटी डिपॉजिट के टाइम पे। जब आप लोन लेते हो तो आप कुछ तो गिरवी रखते ही हो। प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई गाड़ी हो सकती है या कुछ भी। तो वो इट्स टोटली डिपेंड। तो RBI भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो देखो, आपको ये आई नो कि आपको ये पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। बट कभी कभी बहुत बेसिक टर्म हम एग्जाम में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये होती है द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट केप्ट विद RBI। ये वो परसेंटेज होता है जो बैंक RBI के पास रखता है, फाइन। नाउ वी हैव व्हाट इज SLR। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स दोनों आनी चाहिए हमें। SLR होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब व्हाट डज SLR रेफर्स टू, SLR रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट
मेंटेन इन लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट का मतलब होता है कैश के फॉर्म में. ठीक है. द व्हाट इज SLR? दैट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट. I hope these things are clear to you. Now we'll move toward the next 5 questions. अब हम next 5 questions की बात करते हैं. तो जो first question है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय RBI इन्वॉल्व. आपको पता है ओपन मार्केट क्या होता है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय RBI इन्वॉल्व, इसमें क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की इन द मार्केट. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. इफ RBI वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अगर RBI को मनी सप्लाई रिड्यूस करनी है तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देंगे ओपन मार्केट में. सिंपल, राइट. Then we have question number 8. An increase in repo rate is likely to lead to. अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो इससे आप क्या समझ रहे हो? अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो इससे हम ये समझते हैं कि हायर लैंडिंग रेट्स बाय कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या करेगा? नॉर्मल लोगों पे लैंडिंग रेट बढ़ा देगा. फाइन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यूज्ड बाय RBI. क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं. ठीक है. क्वालिटेटिव, दो टर्म्स होते हैं ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव. ठीक है. तो इसका जो आंसर है ये आप रट भी सकते हो और अगर आपको आता है तो दैट्स गुड. दैट इज मॉरल सेंसेशन. ओके. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज गवर्न बाय. कौन गवर्न करता है इसको? द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फाइन. लेट्स मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. देखो, सबसे पहले क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स सिंपली GST. GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. नॉन टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड. अब नॉन टैक्स रिवेन्यू से आप क्या समझते हो? इसमें आ जाएंगे हमारे फीस, फाइन, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक अंडरटेकिंग. राइट. देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू. पब्लिक एक्सपेंडिचर को आप कैसे क्लासिफाई करते हो? पब्लिक एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरीज आ जाती हैं, पेंशन आ जाती हैं, इंटरेस्ट आ जाता है. देन वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर. Then we have our next question. When government expenditure exceed the government revenue, what it's led to? अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो जा रहे हैं तो क्या समझ रहे हो आप? लॉस हो रहा है ना हमको, और लॉस को इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम बोलते हैं डेफिसिट. राइट. और इसको क्या बोल लेंगे? क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है तो ये है फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट. देन वी हैव 18. फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी बाय. कैसे इन्फ्लुएंस करोगे आप इसको? एडजस्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. कैसे एडजस्ट करोगे? एडजस्ट करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन. राइट. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नीति, NITI होता है, हम बोलते हैं ना नीति आयोग बहुत नॉर्मली. व्हाट डज नीति स्टैंड फॉर इन नीति आयोग? जो नीति की फुल फॉर्म है वो ये है. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकता है. नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. What does NITI means? National Institute of Transforming India. Right? Then we have our question number 20. That is NITI Aayog replaced by which previous institutions? ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में पहले भी. नीति आयोग ने किस प्रीवियस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया है? दैट वॉज प्लानिंग कमीशन. राइट. दैट वॉज प्लानिंग कमीशन. तो याद देखो, ये फैक्ट्स भी हैं और ये नॉर्मल टर्म्स भी हैं. एग्जाम में कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि UKSSC ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है. तो अब आपको बेसिक्स भी आने चाहिए, हाई लेवल के भी आने चाहिए, डेट्स भी आने चाहिए, सब आना चाहिए. राइट. तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट. अगर आप सीरियस होके वीडियोस देखते हो डेली बेसिस पे और आप एक्चुअल में समझ पा रहे हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्योंकि देखो, हम पढ़ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं ना तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा. इससे अच्छा सोच के देखो, आप 50 क्वेश्चंस डेली कर रहे हो. दिस विल हेल्प यू. Take it seriously. I'm telling you, take it seriously.
बाकी लेट मी नो कि आप कौन से सोर्सेज से पढ़ रहे हो, क्योंकि एडीओ एग्ज़ाम का कहीं भी कोई भी परफेक्ट सोर्स है ही नहीं। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं और सब अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। जैसे अगर आप यूनिट नंबर 1 को देखोगे ना, वो टोटल इंडियन इकोनॉमी पे बेस करती है। ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स वाले बच्चों ने भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ी हो, है ना, राइट। एग्रीकल्चर वालों ने पढ़ी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने भी एग्रीकल्चर वाले सेक्शन ही ज़्यादा फोकस किया होगा। दूसरा ये है कि अब जो फिर दूसरा जो है स्टैट्स कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ी तो हमने भी होती है, पढ़ी तो कॉमर्स वालों ने होती है, बट द फैक्ट है उसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं, उनको रिवाइव करना बहुत टफ है, राइट। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, लेट मी नो व्हाट आर द सोर्सेज यू आर यूजिंग, और आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये वीडियोस हाउ दीज आर हेल्पिंग यू, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे। सी क्वेश्चन नंबर 21 इज द प्राइमरी रोल ऑफ नीति आयोग इज दैट ऑफ आ। नीति आयोग क्या करता है, प्राइमरी रोल क्या है इसका? पॉलिसी थिंक टैंक फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इट इज? Policy think tank for government of India. Now the next question, who is ex officio chairman of नीति आयोग? कौन होता है इसका चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Now the next question is which of the following is a key objective of नीति आयोग? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके 5 क्वेश्चन बना के दिए, राइट। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू फॉस्टर corporative federalism. Fine. Now we have the next question. The government council of नीति आयोग comprises. इसमें कौन कौन होता है? इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे स्टेट्स के, और एक और इंसान इसमें होता है, वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इन लोगों का जो ग्रुप होता है, इन लोगों की जो काउंसिल होती है, वो ही नीति आयोग में होती है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। नीति आयोग प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन। ये क्या करते हैं? ये करते हैं डेवलपिंग लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो नीति आयोग का ये है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ न्यू इंडिया एट द रेट ऑफ 27 वॉज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। ये किसने किया था? नीति आयोग ने किया था। आई नो ये एग्जाम में वैसे याद नहीं आया क्योंकि इसमें क्वेश्चन या भी नीति आयोग के चल रहे हैं, तो माइट भी कि आपको सिंपल लग रहा हो, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद नीति आयोग। इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लिया है? अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है? दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। जस्ट रिमेंबर इट, अटल इनोवेशन मिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड एनुअली इन। कौन प्रेजेंट का मतलब कौन से मंथ में प्रेजेंट? तो सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें भी कि फरवरी के एंड डेट को होता है कि मार्च की स्टार्टिंग में होता है, राइट। तो ये मंथ ऑफ फरवरी है। नाउ द क्वेश्चन इज द उत्तराखंड स्टेट बजट इज प्रेजेंटेड बाय। कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। और अगर आपको पता है ना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द 30 इज की प्रायोरिटी इन रीसेंट यूनियन बजट ऑफन इंक्लूड। रिसेंटली जो बजट आया है उसमें क्या क्या इंक्लूड करा गया है? बेसिकली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, हेल्थ केयर के बारे में बात हुई है, और एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई है, जो हमेशा होती है, बट द प्रॉब्लम इज कभी हम एक सही कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड आवर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन। रीसेंट उत्तराखंड बजट हैव लाइकली फोकस्ड ऑन। अभी जो स्पेसिफिकली इससे ऊपर जो था वो कंट्री का बजट था, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे और एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। अब हम स्पेसिफिकली, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, तो इसमें हम बात करेंगे कि रिसेंटली उत्तराखंड बजट किस पे फोकस करा है। जो अभी बजट आया है फैब में, उसने करा है डेवलपिंग टूरिज्म, क्योंकि हमारे स्टेट में बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस हैं। आई होप यू नो अबाउट दैम। उसके बाद है एग्रीकल्चर,
हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर ही है, टूरिज्म तो बाद में आता है, पहले तो हम खेती करके अनाज उगा के खाना खाते हैं ना, राइट। उसके बाद है हिल एरिया का डेवलपमेंट। हमारी जो स्टेट है वहाँ पे काफ़ी सारे हिल एरियाज भी हैं। तो अभी जो हमारा रिसेंटली बजट आया है उसने फोकस किया है टूरिज्म के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, हिली एरियाज के ऊपर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, फिस्कल एलोकेशन इन यूनियन बजट फॉर एग्रीकल्चर ऑफन इंक्लूड स्कीम रिलेटेड टू। यूनियन बजट जब एग्रीकल्चर की बात करता है तो उसमें कौन कौन की स्कीम्स आई हैं? उसमें आई है इरिगेशन, उसमें आया है क्रेडिट, उसमें आया है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर? मार्केट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द उत्तराखंड बजट इज लाइकली टू हैव अ स्पेसिफिक एलोकेशन फॉर। कैसे? द उत्तराखंड बजट इज लाइकली टू हैव स्पेसिफिक एलोकेशन, मतलब किस चीज़ के लिए इसने स्पेसिफिक एलोकेशन किया है, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट है, एक स्पेसिफिक पैसा है जो इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए रखा है। किस चीज़ के लिए रखा है? डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम साइट्स एंड इको टूरिज्म, क्योंकि हमारा मतलब बहुत सही स्पॉट है टूरिज्म के लिए। 4 धाम हमारे वहाँ हैं, अभी रिसेंटली हनुमान धाम भी बना हुआ है। तो लाइक बहुत, और हर गांव की एक स्टोरी है। हर गांव में एक देवी देवता को पूजा जाता है, उनका अपना एक टेम्पल है, उनकी अपनी एक स्टोरी है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, है ना, उनका अपना कल्चर है। सो बहुत कुछ है ऐसा, और मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। तो सी फाइन, नाउ वी टॉक अबाउट 30 क्वेश्चन नंबर 34। देखो, सोशल सेक्टर इकोनॉमीज इन यूनियन बजट टॉपिकली कवर एरिया लाइक। अगर हम सोशल सेक्टर स्कीम्स की बात करें तो वो क्या क्या कवर करेंगे? वो कवर करेंगे एजुकेशन, वो कवर करेंगे हेल्थ, वो करेंगे सोशल वेलफेयर, राइट। क्योंकि सोसाइटी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेट करना उनको, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना और सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करना। नाउ वी हैव उत्तराखंड बजट फॉर रूरल डेवलपमेंट माइट एम्फेसाइज। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण परिवेश। तो वहाँ पे क्या मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वहाँ पे क्या होगा? नाउ विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज उत्तराखंड बजट फॉर रूरल डेवलपमेंट माइंड एम्फेसाइज। अब रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब कि ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है तो वहाँ पे मेजरली क्या चलता है? वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे के लोगों को पंचायत राज पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है ना, हम बहुत मानते हैं। हमारे एरिया में तो आई डोंट नो कि कौन है सरपंच, बट आई टेल यू कि आप अपने अपने एरिया के सरपंच के नाम बता सकते हो। बट द थिंग इज़ गवर्नमेंट इस पर भी फोकस कर रही है कि स्ट्रेंथन कर सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और गवर्नमेंट और नॉर्मल की लाइवलीहुड को, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। नाउ सी, अंडरस्टैंडिंग बजट एलोकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग द गवर्नमेंट। अगर आपको बजट मतलब अगर आपको ये पता लगेगा ना कि नीड किस चीज़ की है तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली बजट को एलोकेट कर सकती है, फाइन। तो अभी ऐसा कैसे करेंगे? वो सबसे पहली बात उनको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है, इन नीडेड डायरेक्शन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेंट बजट इनिशिएटिव्स एट बोथ द यूनियन एंड उत्तराखंड इवन ऑफन फोकसेस ऑन। अभी जो रीसेंट बजट आया है ना, वो किस लेवल पे फोकस कर रहा है हमारे स्टेट पे? अब देखो, हम क्या चाहते हैं कि एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी सेव हो, और सस्टेंशियल डेवलपमेंट, आई थिंक आपको पता होगा सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ यूज़ करके ख़त्म कर देंगे, जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना यूज़ करेंगे, और ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव हो सके वो चीज़, ठीक है। नाउ वे क्वेश्चन नंबर 38, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया प्राइमरली एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, ये आप सबको पता होगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे सिलेबस का। हम किसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे? हमने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, उसमें भी किस चीज़ का बढ़ाया? व्हीट एंड राइस का।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आएगा तो व्हीट एंड राइस तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड को क्लिक करना चाहिए। अब डेट्स भी आती हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये हुआ था लेट 1960 टू 1970। उस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि हम व्हीट और राइट का प्रोडक्शन बढ़ाएं, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। द की कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन स्ट्रैटेजीज वाज द यूज़ ऑफ, किस चीज़ का यूज़ था इसमें? देखो हम क्या कर रहे थे, हम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ शीट्स एंड फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे थे इरिगेशन के लिए, राइट। ये है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट व्हाट अमंग द रीजन मोस्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? पंजाब के ऊपर। और अभी आपको पंजाब की कंडीशन पता है, वहाँ पे कितना फ्लडेड है सब कुछ। आई थिंक आप लोग न्यूज़ देखते हो, तो इन्होंने ही इस क्रांति को काफ़ी हवा दी थी, राइट। तो सी व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन नंबर 42 इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया वाज, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा था? इंक्रीज सेल्फ एफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, अब हमें खाना बाहर से मंगाना नहीं पड़ रहा था, हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे क्योंकि हमने इतना उगाना स्टार्ट कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन सम एरिया वाज, देखो किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब पॉजिटिव ये रहा कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ा, हम खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब नेगेटिव क्या रहा? नेगेटिव ये रहा कि इंक्रीज वाटर लॉगिंग, हमने पानी को रोकना स्टार्ट कर दिया। सॉइल वो भी हुआ होगा क्योंकि जब हम एक ही खेत पे बार बार सेम चीज़ उगाते हैं ना, तो फिर उसकी फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है। हमको उसकी फर्टिलिटी सर्वाइव करने के लिए वापस से रिवाइव करने के लिए वापस से उस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा। बट हम क्या कर रहे थे, हम खेत उगा रहे थे, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, फिर वापस कुछ उगा रहे थे, सॉइल को वापस टाइम नहीं मिल रहा था सही होने का। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है और ये थी भी। टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्राइमरीली बेनिफिट, किसने इसको बेनिफिट किया? ये जो लार्ज फार्मर्स थे इन अ वेल इरिगेटेड रीजन्स, उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। हुआ सबको ही, बट इनको सर्टेन अमाउंट ज़्यादा हुआ। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 45। द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ राइज्ड कंसर्न अबाउट, क्या कंसर्न हुआ? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स। हमने क्या किया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों केमिकल्स का यूज़ कर रहे थे अपने अपने खेतों में, जो हम आज भी करते हैं। कीड़े मारने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बाकी अगर हमें लगता है कि नहीं जा रहा है तो हम खाद डाल देते हैं, यूरिया वगैरह। मेरे पापा फार्मर हैं तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, और आई थिंक हम में से मोस्टली सब फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो यू ऑल न्यू अबाउट इट, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, और ये इस वीडियो के लास्ट 5 क्वेश्चंस होंगे। द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या एम किया था? सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एम किया था फोकसेस ऑन सस्टेनेबल इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंक्लूसिव ड्राई लैंड एरियाज एंड डाइवर्स क्रॉप्स, ठीक है। सेकेंड ग्रीन, जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था वो हुआ था ना 1960 टू 1970 में। जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसकी डेट्स अभी बताती हूँ, लेकिन पहले ये है कि उसने फोकस किस पे किया। उसने फोकस किया सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे, इंक्लूडिंग ड्राई लैंड एरियाज एंड डाइवर्स क्रॉप। बहुत उगा लिया हमने व्हीट एंड राइस वगैरह, बट अब हमको था कि अलग अलग वेराइटीज़ भी तो उगानी है खाने के लिए। चावल और आटा इज़ इम्पॉर्टेंट, बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्पेसिफिकली प्लेड अ सिग्निफिकेंस रोल इन, किसने इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया? हम क्या थे, हमारे पास खाने को नहीं था एक टाइम पे, अब हमारे पास सरप्लस हो गया था, राइट। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम अ फूड स्केयर टू फूड सरप्लस नेशन। लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। MSP, सबसे पहले MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, किस चीज़ के लिए? अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्रॉप्स, और ये ज़रूरी भी था, राइट। इट वॉज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप। सेकेंड इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ MSP इज टू, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? इंश्योर रेन्यूमिनेटिव प्राइस फॉर द फार्मर्स, ताकि एक रीजनेबल प्राइस उनको मिल सके और एटलीस्ट एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो। Let's move toward our next question, that is question number 50.
द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP रिकमेंड्स, क्या रिकमेंड करता है? ये बोलता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होना ही चाहिए, राइट? तो ये हमारे 50 क्वेश्चन है। लेट मी नो इन्होंने आपको कितना हेल्प किया, ताकि मैं सेम लेवल सेम एनर्जी के साथ काम कर सकूं। आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हूँ मैं, बट नो वरीज, अब बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई नो इफ यू ट्रूली वॉच देम दीज वीडियोज़ आर वर्थ इट। बहुत टाइम लगा है बनाने में, क्वेश्चंस ढूंढने में, टॉपिक सेलेक्ट करने में, तो जस्ट like and comment, and thank you.